सांस फूलने के ना बहुत से रीज़न हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सांस फूलना कहते किसको। ये पहले भी था कोविड के, पर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे इसको लेके। लेकिन अब कोविड के बाद एक अलग तरह का फियर फैक्टर आया। एंजाइटी इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब देखिए, एक्साइटमेंट आता है, फियर आता है, जहाँ हम लोग गुस्सा आता है, उसमें भी हम सांस फूल जाता है। तो दैट इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन, बिकॉज लंग और हार्ट ये दोनों का रिलेशन ब्रेन के साथ बहुत अटैच्ड है। दूसरा जो सबसे कॉमन चीज़ आज की डेट में वो है ओबेसिटी। लंग्स का साइज है वो हमारे हाइट के हिसाब से। अगर किसी का हाइट 5 फुट का है, वेट 75 किलो है, तो आपका लंग तो 50 किलो के लिए बना है, लेकिन हम लोग वेट कैरी कर रहे हैं 75 केजीज। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करिएगा। आज एक बहुत अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं सेहतनामा में, सांस फूलना। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, कई बार चलने से और कई बार बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। तो इसकी वजह क्या है? डॉक्टर दीपक भसीन जी हमारे साथ है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। हाँ, थैंक यू जी। सांस बहुत लोगों की फूल रही है, या तो ये कोविड, क्या ये कोविड के बाद की समस्या ये ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा है, या इसके पीछे कुछ अलग वजह होती है? नहीं, सांस फूलने के ना बहुत से रीज़न है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सांस फूलना कहते किसको है। जैसे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो हम लोग अपने सांस के लिए अवेयर ही नहीं है। जब हम लोग अपने सांस के लिए अवेयर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेथलेसनेस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। यार मेरे को सांस ज़्यादा आ रहा है या सांस फूल रहा है। इससे कोविड से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था जो एक बार हुआ, जिसको बहुत कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, माइल्ड मॉडरेट डिजीज़ थी, लंग क्लियर हो गए, तो उनमें किसी को सांस का इशू नहीं है। हाँ, जिनको लंग का इन्फेक्शन कोविड के चलते सीवियर निमोनियाज हुए, उनको अगर रेमिनेंट उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लंग में आ गया है तो उसमें उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, पर वो बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिसमें कोविड के चलते लंग के पे प्रभाव आया और उसके चलते हम लोग को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई। तो ये मतलब, जैसे कई बार हम लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें भी कोविड हुआ था, इस वजह से हमारे भी फेफड़ों में या कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हमारी सांस फूल जाती है, तो ऐसा नहीं है। नो नो नो, बेसिकली ब्रीदिंग वाला पार्ट, जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वाला पार्ट है, सांस फूलने वाला, ये पहले भी था कोविड के, पर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे इसको लेके। लेकिन अब कोविड के बाद एक अलग तरह का फियर फैक्टर आया हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हर आदमी जब उसको ब्रीदिंग इशू कोई दिक्कत लगती है तो सबसे पहले वो लंग की तरफ चला जाता है कि मेरे फेफड़ों में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, मे भी कोविड था इसके चलते तो नहीं। पर मेरा मानना ये है, और मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, कि मैंने बहुत से यंग पेशेंट्स, और या यू कैन से मिडल एज्ड आल्सो, जिनको एंजाइटी इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पर एक कोविड के बाद बढ़ गया है, इसलिए लोगों ने कोविड को इसके साथ रिलेट कर लिया है। वरना ब्रीदिंग डिफिकल्टी के बहुत से रीज़न हैं। सबसे पहले शुरू करें, हम लोग ब्रेन से शुरू करते हैं कि एंजाइटी है। अब देखिए, एक्साइटमेंट आता है, फियर आता है, जहाँ हम लोग गुस्सा आता है, उसमें भी हम लोग सांस फूल जाता है। तो दैट इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन, बिकॉज लंग और हार्ट ये दोनों का रिलेशन ब्रेन के साथ बहुत अटैच्ड है। अगर हम लोग 3 गहरी सांस लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा सांस सेटल कर जाता है। अगर हम लोग गुस्से में होते हैं, हम लोग का ब्रीदिंग इशू आ जाता है। जिनको लंग वीक हैं वो ब्रीदिंग इशू उनको ज़्यादा आ जाते हैं, जिनके लंग वीक नहीं है पर डिफ़िकल्टी उनको भी होती है ब्रीदिंग की उस समय। तो कहना ये है, एंजाइटी, फियर फैक्टर और एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें हम लोगों को सांस फूलने, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की तरफ जाती हैं। तो हम लोगों को कई बार अपने पेशेंट्स को, स्पेशली यंग पेशेंट जो आज की डेट में सोशल मीडिया इतना चल रहा है, तो वो लोग ब्रेन वाइज मेंटली दे आर, व्हाट आई फील पर्सनली, आज की डेट में पहले से ज़्यादा लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो उनको थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो दे फील लाइक कि उनको ये सांस की दिक्कत आ रही है। उनको समझाना पड़ता है
कि एंजाइटी इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज, स्पेशली यंग एज ग्रुप में, जो हम लोग ने देखा है। एंजाइटी का अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये है जैसे बेचैनी होना, कोई किसी चीज़ का डर होना आप या देखिए, घबराहट, उस वजह से। बिल्कुल, बेसिकली कोई भी कल को एग्ज़ाम ही है सुबह मेरे, ठीक है, इवन देन आई कैन फील दैट। जहाँ हम लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम लोगों का, चाहे आप सोशल के मीडिया के हिसाब से लेके चलें, जहाँ हम लोग अपना कंपटीशन के हिसाब से लेके चलें कि एग्ज़ाम में मेरे को मार्क्स कितना चाहिए, तो वो भी एक बेचैनी लेके आता है। और अगर थोड़ी सी भी हम लोग को एलर्जी है, जब थोड़ा सा भी हम लोग को इशू है, और सेकेंडली आज की डेट में हम लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है, हमारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी कैपेसिटी कम हो गई है। तो हमारे पास स्टेमिना नहीं है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। उसके चलते हम लोग जब भी थोड़ा सा फैक्टर ऐसा आता है, तो हम लोग को ये लगता है कि हम लोग कोई ना कोई सिम्टम घबराहट के साथ सांस वाला रिलेशन आ जाता है। अदरवाइज इसका लंग के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। ये माइंड से रिलेटेड, ये माइंड से रिलेटेड है। तो दूसरा स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। इसके चलते भी हम लोगों को थोड़ा सा तेज चलने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, 2 सीढ़ी चढ़ने पे हम लोग सांस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आफ्टर एंजाइटी, फियर फैक्टर, और जो हम लोगों का स्टेमिना नहीं है, एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, वो भी एक फैक्टर है जिससे चलते हम लोग को ब्रीदिंग वाला डिफिकल्टी वी फील कि हम लोग को सांस की दिक्कत है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से कारण होते हैं सांस फूलने? अब ये तो है हमारा एक फैक्टर जो कि बिल्कुल लाइफस्टाइल रिलेटेड आ गया। अब दूसरा जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल कहते हैं, पैथोलॉजिकल मीन्स कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हम लोग शुरू करते हैं ब्लड से। अगर हमारा HB कम है, हीमोग्लोबिन जो हमारे RBC में होता है, जो कि एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी HB से पता चलती है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा करने के लिए, धड़कन बढ़ेगी, तो उसके चलते और लंग में भी जो हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज़न होना है, एक्सचेंज होना है, वो भी प्रॉपरली ढंग से नहीं होगा। तो HB, लो HB, जो कि हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत से लोगों में बहुत कॉमन, ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन। और ये यू कैन से लाइक इट इज, जैसे कोविड पैंडेमिक बोलते हैं, ये तो इंडेमिक वाला पार्ट, कि आपको कितने % में है, फीमेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है जी। तो एक अनीमिया फैक्टर हो गया जी हमारा HB, लो HB होना। यानी कि अगर सांस फूल रही है आपकी, तो आपको एक बार अपना हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कराना है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन लो हो, इस वजह से आपकी सांस फूल रही है। बिल्कुल। देखिए, जब भी आपको जैसे सांस की दिक्कत आती है, तो आपने अपने डॉक्टर के पास तो जाना है कंसल्ट करने के लिए कि मेरे को सांस की दिक्कत आ रही है। तो वो शुरू करेंगे हम लोग पहले कि एंजाइटी वाला पार्ट नहीं है, एक्सरसाइज वाला इशू नहीं है, अब कहीं ऐसा तो नहीं हमारा HB कम हो जी। वो हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन चीज़ आज की डेट में वो है ओबेसिटी, वजन ज़्यादा होना, मोटापा। आप सोच के सिंपल, मैं अपने पेशेंट्स को यही बात करता हूँ हर समय कि हमारा जो लंग्स का साइज है वो हमारे हाइट के हिसाब से है, राइट। और हमारा वेट है जो, वो भी हमारे हाइट के हिसाब से, उसको आइडियल बॉडी वेट बोलते हैं। अगर किसी का हाइट 5 फुट का है तो उसको 50 से 55 के बीच में ही, 50-55 किलो ही वेट होना चाहिए। अगर 5 फुट के आदमी पर्सन का वेट 75 किलो है, तो आपका 20 किलो 25 किलो वेट ज़्यादा है, तो आपका लंग तो 50 किलो के लिए बना है, लेकिन हम लोग वेट कैरी कर रहे हैं 75 kg। तो आप सोच के चलिए कि अगर हम लोग ये कोई वेट उठा के चलते हैं, राइट, तो आप कितना देर तक वो वेट उठा के चल पाएंगे? तो आपको फीलिंग आएगी कि हमारा सांस फूल रहा है, पर उसमें लंग्स का कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ओवर वेट विच इज गिविंग अस अ ट्रबल, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए। आपका जो वजन है वो आपका लंग्स उठा ही नहीं पा रहे, हाँ, ओवरवेट हैं तो। हाँ, तो कैरिंग कैपेसिटी जो लंग की हमारी है वो 50-55 किलो की है, और हम लोग लेके चल रहे हैं 100 kgs, 75 kgs, तो बात नहीं बनेगी।
इसलिए भी सांस फूलेगी। इसके और दूसरा ओवर वेट होने के चलते एक कंडीशन हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जी। जो सोते हुए स्नोरिंग खराटे कर मारते हैं और उसके साथ उनका सांस भी रुकता है। इसको मैं नॉर्मली साइलेंट किलर लेके चलता हूँ कि ये सबको पता है कि स्नोरिंग हो रही है, खराटे बज रहे हैं, सांस भी रुक रहा है, पर उनको लगता है कि नॉर्मल चीज़ है। अगर वो चीज़ हम लोगों के पास है, हमारा वेट ज़्यादा है, हम लोग को स्नोरिंग ज़्यादा है, तो उसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के चांस हमेशा ही ज़्यादा रहने वाले। राइट। अब उसके बाद आता है हमारा हार्ट। हार्ट बेसिकली अगर हम लोगों का हार्ट का पंप वीक है, जहाँ हम लोगों ने पहले जो बात की कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी नहीं है एचबी के चलते, जहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया उसके चलते हमारी मसल स्ट्रेंथ नहीं है मूवमेंट की, तो उन्हें दौड़ के सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ठीक है। तो उस समय अब आया उसमें हार्ट का कितना जोर लगेगा अलग से, राइट। तो हार्ट अगर हेल्दी है तब भी सांस चढ़ रहा है, लेकिन अगर हार्ट में बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ किसी को 10-15 साल से चल रहा है, तो उसके हार्ट की वेसल्स पहले ही कंजस्टेड होती हैं, तो उसमें हम लोग लेते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। मतलब अगर आपको चलते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए या एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए अगर हम लोगों को सांस चढ़ रहा है या हल्की सी चेस्ट पेन हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों को हार्ट की ट्रबल है। तो इसलिए हम लोग कार्डियक इवैल्यूएशन चाहिए। आज की डेट में बोलते हैं कि 40 इयर्स के बाद जब 40 साल के हो जाते हैं तो हम लोगों को अपना कार्डियक इवैल्यूएशन चाहिए। इसमें टीएमटी वगैरह काफ़ी टेस्ट ऐसे आते हैं जो कि हम लोग एक्सर्शनल देख सकते हैं। अब सबसे एंड में मैं लंग पे आ रहा हूँ, क्योंकि लंग है जो ये डेफिनेटली हम लोगों का सांस का जो बात चलता है तो फेफड़ों पे जाके रुक जाती है, यहाँ शुरू भी वहीं से होती है। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स गिने जो लंग से लावा है, ठीक। अब लंग्स पे जब हम लोग आते हैं तो लंग्स में लंग इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम जो ब्रीदिंग हमारा अपरेटस है पूरा, तो उसका लंग एक हिस्सा है। तो लंग एज ए होल ही नहीं है कि इसी के चलते हम लोग को सांस की दिक्कत आएगी, ठीक है जी। तो इसमें अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम भी ठीक नहीं है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जो इसका जो बाहर का लंग के ऊपर रिब्स हैं, रिब केज है, पीछे स्पाइन है, उसके ऊपर मसल्स हैं, ये सारी थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं। इसके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं। अगर उस थोरेसिक कैविटी में भी स्टिफनेस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है, उसको काइफोस्क्योलिसिस बोलते हैं, और धीरे धीरे एज के साथ पहले पंजाबी में जिसको बोलते थे कुब पड़ गया पेशेंट को, जहाँ लेडी ओल्ड पर्सन में पीछे कुब देखते थे तो उसको काइफोस्क्योलिसिस बोलते हैं। तो उसमें लंग की शेप अंदर से चेंज हो जाती है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लंग, ये अपना स्केलेटल सिस्टम का इशू है। तो अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम का इशू भी हम लोग उसको नहीं करेक्ट कर सकते, तब जितना मर्जी काम करते हैं, अब लंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं ठीक से कर सकते। मतलब यू मीन टू से कि पोस्चर हमारा, हाँ, चलते हुए उठते बैठते उसका लंग्स पर असर पड़ता है। हाँ जी। कैसे? तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अगर मैं सीधा बैठता हूँ, ठीक, मेरी आदत सीधा बैठने की है, और अगर मैं वर्किंग हूँ और लेकिन मैं काम चल के ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, और आपका पोस्चर अगर हम लोग सीधा ना चल के थोड़ा सा मोड़ के चलते हैं, तो हमारे अगले जो मसल्स हैं, जो फ्रंट वाले हैं, जिसको अंटीरियर बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, ये पीछे वाले मसल्स हैं, तो ये हमारे मसल्स थोड़ा इसकी तरफ झुक जाते हैं, बिकॉज हम लोग को आता है बैठने की ऐसे, और नॉर्मली जो फ्लेक्शन जिसको बोलते हैं कि आगे झुक के रहना, ठीक है, तो ये मसल्स हमारे यहाँ के मसल हमारे टाइट हैं, इसकी हम लोग कभी स्ट्रेचिंग नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या होता है विद द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 40-50 साल 60 साल, तो हम लोग आप देखोगे जो लंबे बंदे जितने होते हैं उनको थोड़ा सा आगे के लिए झुक जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने पीछे की मसल की हमारी स्ट्रेचिंग नहीं हुई है, वो सीधे नहीं रहते। इसीलिए हम लोगों को अपनी कोर के साथ और पीछे मसल्स इट शुड बी स्ट्रेट, ताजो के जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो ऐसे रेस में लंग कंफर्टेबली पड़े हुए हैं, और उसकी एक्सपेंशन बेसिकली लंग की जो मूवमेंट होती है ना, बकेट हैंडल मूवमेंट होती है। जैसे आप बकेट देखते हैं, उसकी मूवमेंट बाहर की तरफ भी होती है और आगे की तरफ भी होती है, राइट। तो हम लोग वो चीज चेस्ट में खो देते हैं जब हम लोगों का ये वाला पार्ट स्केलेटल सिस्टम में इशू आता है। तो एक ये वाला पार्ट है जो लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में।
तो इसीलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर इतना कर लें और आप हेल्दी हैं, अदरवाइज कोई बैकग्राउंड में आस्थमा नहीं है, कोई स्मोकर नहीं है, कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहा है जहाँ पे बहुत डस्ट हो, जहाँ वहाँ पे बहुत फ्यूम्स हो, जहाँ गैसेस हों, यानी कि लंग्स हमारे हेल्दी काम पे चल रहे हैं, आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहते हो, तो अगर आप अच्छी वॉक करते हो और आप अपनी स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग रखते हो तो आपका लंग्स की कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाएगी, तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील नहीं होगी। सांस फूलने की समस्या इससे भी इम्प्रूव कम करती है, होगी। कम होती है, ठीक होती है रादर। उसके बाद आते हैं लंग के अंदर की डिजीजेस। अब किसी को बैकग्राउंड में कभी आज 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी टीबी हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, उसके चलते, और पहला तो कॉमन है, दूसरा उसका डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन लेट होता है, बिकॉज हम लोग पहले खुद से मेडिसिन चलती रहती है, ठीक है। अगर तो वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और लंग में कोई डिफेक्ट नहीं आता है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई कैविटी नहीं बनती, फाइब्रोसिस नहीं होता, हीलिंग के बाद स्कारिंग नहीं होती, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई कैविटेशन है, जहाँ फाइब्रोसिस लंग का हुआ है, तो उसके चलते हम लोगों को, पेशेंट को सांस की समस्या हो सकती है, फूल सकती है, उसको हम लोग पोस्ट ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आस्थमा है, ब्रोंकियल आस्थमा, जिसको दमा बोलते हैं, दम का फूलना दमा बोला जाता है, तो ब्रोंकियल आस्थमा भी काफ़ी कॉमन समस्या है। एलर्जीज हैं, एलर्जी जैसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं हम लोग, एलर्जिक राइनाइटिस बिकॉज एयरवे सारा लंग का और नाक का एक है, किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उसको आस्थमा आगे जाके हो सकता है, तो उसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। फिर स्मोकिंग रिलेटेड जो डिजीज़ बोलते हैं उसको COPD बोलते हैं, और ऑक्यूपेशनल आस्थमा भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, गैसेस है, फ्यूम्स है, डस्ट है, प्लूटेंट्स हैं, तो उसके चलते भी आस्थमा दमा हो सकता है। जहाँ जी किसी को पहले सीवियर निमोनिया हुआ, जिसके चलते लंग में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया हम लोगों को, उसके चलते भी हम लोगों को बाद में लेटर ऑन सांस की दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से सांस फूल सकती है। अब आपको ये देखना है कि क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी, अब किया क्या जाए अगर सांस फूलती है तो? अगर तो हम लोगों को फीलिंग आ रही है कि हाँ अब मेरे को काफ़ी दिन हो गया सांस में कोई इशू आ रहे हैं ऐसे, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू द डॉक्टर, आप जिस डॉक्टर के पास जाएं, राइट। तो उसमें एवेल्युएट किया जाता है। एवेल्युएशन में आपको शुरू होता है कि आपका एज कैसा है, मैंने जैसे पहले बताया वेट कितना है, उसके बाद प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है, हम लोग उस हिस्ट्री में भी बना सकते हैं क्या लग रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को लग रहा है कि हाँ लंग का इशू आ रहा है आगे जाके, वैसे जैसे आपने एनीमिया करेक्ट कर लिया, आपने आपका एक्सरसाइज के बारे में आपने बात कर ली, तो उसके बाद एक बात चीज़ आती है कि हम लोगों को लंग की कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं, जैसे कि आस्थमा है, तो उसको वैल्यूएट किया जाता है, राइट, ठीक है। उसमें एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, स्पायरोमेट्री होती है, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि हम लंग का कोई इशू तो नहीं है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आती है तो उसमें चेस्ट एक्सरे किया जाता है, जस्ट टू सी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लंग के अंदर तो नहीं आ रहा है, तो PFT हमारी कैपेसिटीज बताती है, वॉल्यूम्स बताते हैं, और एक्सरे हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बताता है, राइट। तो उसके बेसिस पे प्लस हिस्ट्री कि आपको एक्सपोजर किस चीज़ का है, अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है या किसी को एक्सपोजर डस्ट का है तो आप उसको अवॉइड करें। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है कि आप पेट्स जो हम लोग रखते हैं, मान लीजिए मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है सांस की, मेरे को हल्की सी एलर्जिक सी चीज़ से है, तो हम लोगों ने पेट रखा, 3-4 महीने नहीं पता चलेगा, लेकिन 5th और 6th मंथ जाके, तो इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाएं आप उसको ये भी बताएं कि मैंने पेट रखा हुआ है, तो उसका जो हम लोग का एक्सपोजर रहता है उसके चलते भी हम लोग को सांस फूल सकता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपको एवेल्युएट ये किया, हमारी एज 50 के ऊपर है या 40 के ऊपर, तो उनको कार्डियक एवेल्युएशन भी चाहिए साथ में। तो हम लोगों ने मसल्स भी देख लिए, हम लोगों ने ब्लड भी देख लिया, हम लोगों ने चेस्ट भी सुन ली, हम लोगों ने हार्ट भी देख लिया,
तो दैट वे यू कैन मेक आउट कि ये कहाँ पे दिक्कत है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जा और सकता है। अगर जैसे आपने कहा कि जैसे एंजाइटी है तो कुछ क्या करके हम घर पर ही कुछ कर सकते हैं कि हमारी सांस फूलना कम हो सके? जैसे अब एंजाइटी तो हम खुद ठीक कर सकते हैं ना? नहीं देखिए, अगर आपको डिजीज़ नहीं है ऐसा, जैसे किसी को आस्थमा नहीं है या पुराना स्मोकिंग इशू नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो यंग पेशेंट्स में, यंग जो हमारे पास लोट आता है, उसमें सबसे ज़्यादा यही फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा एक योगा वाला कंपोनेंट और मेडिटेशन। और मेरे को जो पसंद लगता है वो है माइंडफुल मेडिटेशन, जिसमें आप ब्रीदिंग पे ही कंसंट्रेट करते हो। एंड बिलीव मी, मैं अब तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे मैं बहुत से पेशेंट को सिर्फ योगा और मेडिटेशन लिख के भेजता हूँ, तो उसी में मेरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो एंजाइटी बेसिकली, और सेकेंडली अगर सोशल मीडिया लेकर देखना है या आपने यूज़ करना है तो इतना कम से कम किया जाए जिसमें हम लोगों को ये वाला फैक्टर ना आए। तो एंजाइटी को ट्रीट करने के 2-3 ढंग हैं। पहला तो आप इस सोशल मीडिया वाला पार्ट चैप्टर है जो उसको कम किया जाए। नंबर 2, अगर आपने देखना है तो रेलेवेंस उसका हो आपकी लाइफ के लिए और आपके पर्पस जो लाइफ में है उसको अचीव करने के लिए। तीसरा, हम लोग की एक अच्छी एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, अगर आप अपना सुबह 45 मिनट से 1 घंटा अपने पे देते हो, आई बिलीव कि किसी को ये एंजाइटी रिलेटेड इशू सांस नहीं फूलने की आने वाला, प्रॉब्लम? और कोई सांस फूलने वाला इशू नहीं आने